हेलो एवरीवन। ये लेटेस्ट रिएक्ट जेएस वर्जन 19 का ट्यूटोरियल का हमारा फर्स्ट वीडियो होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ रिएक्ट जेएस, कि रिएक्ट क्या होता है, व्हाई वी शुड यूज रिएक्ट जेएस और हमें रिएक्ट ही क्यों यूज करना चाहिए और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें देखेंगे एंड वी विल आल्सो सी कि रिएक्ट कैसे काम करता है, जैसे डॉम और वर्चुअल डॉम इंटरनली ब्राउज़र के अंदर कैसे वर्क करता है। ये सारी चीज़ों को हम इंक्लूड किए हैं एंड एट द एंड हम रिएक्ट का अपना पहला प्रोजेक्ट बनाएँगे और उसे रन भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिएक्ट है क्या। तो रिएक्ट इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी और बिल्डिंग यूजर इंटरफेस। इट मीन्स रिएक्ट एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, जिसकी हेल्प से हम लोग यूजर इंटरफेस, किसी भी वेबसाइट की यूजर इंटरफेस यानी कि यूआई बनाते हैं। यूजर इंटरफेस क्या होता है? आप किसी भी वेबसाइट पे जब विजिट करोगे, तो जो भी आपको स्क्रीन पे दिखता है वही उस वेबसाइट की यूआई बोली जाती है, यानी कि आप उसको यूजर इंटरफेस, यानी कि यूजर उस स्क्रीन से इंटरेक्ट करता है। और डेवलप्ड बाय फेसबुक, यानी कि रिएक्ट को किसने बनाया था? रिएक्ट को फेसबुक के डेवलपर्स के द्वारा बनाया गया था। इट यूजेज अ कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। अब ये कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर क्या होता है, इसे हम लोग समझते हैं वेबसाइट पे चल के। जब हम लोग किसी भी वेबसाइट पे जब हम किसी भी वेबसाइट पे विज़िट करते हैं, तो उसका विज़िबल पार्ट, जितना भी विज़िबल पार्ट होता है, ये उस वेबसाइट की यूआई होता है, ठीक है? इसे ही वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस बोलते हैं। और रिएक्ट के हेल्प से हम लोग यूज़र इंटरफेस यानी कि वेबसाइट्स की यूआई बनाते हैं। फास्ट होती हैं, डायनेमिक होती हैं और रिस्पॉन्सिव होती हैं। तो डायनेमिक का मतलब ये है कि डेटा जो है वो डायनेमिकली बैकएंड से आता है और उसे हम लोग यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है? और फास्ट इसलिए होता है क्योंकि रिएक्ट की वेबसाइट जो होती है ना, ये जैसे मान लो ना, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अबाउट पेज पे, तो ये रिफ्रेश नहीं होगा। ये यहाँ से ये अगर आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो जो कि जिसमें रिएक्ट का यूज़ नहीं हुआ है, तो फिर अगर आप किसी भी लिंक पे आप क्लिक करोगे ना, तो रिफ्रेश होगा। और यहाँ पे आप देखोगे कि मैं अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ, कोई रिफ्रेश नहीं हुआ। आप यहाँ पे देखो, ठीक है? मैं ट्यूटोरियल पे क्लिक किया, कोई रिफ्रेश नहीं हुआ। यानी कि जो रिएक्ट के थ्रू जो वेबसाइट बनती है ना, वो फास्ट होती हैं और डायनेमिक होती हैं। ये जो भी डेटा आ रहा है हमारा, सारे बैकएंड से आ रहा है। अब हम देखते हैं कि कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर क्या होता है। तो जो कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होता है ना, ये वेबसाइट को फास्ट और रीयूजेबल बनाता है। अब किस तरह से, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, ये सेम कार्ड है, ये सेम कार्ड, ये एक कंपोनेंट आप समझ सकते हो। और ये कंपोनेंट सेम यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी सेम कंपोनेंट है। सिर्फ इसमें 2 चीज़ें चेंज हो रही हैं, जैसे कि ये इमेज चेंज हो रही है और ये टेक्स्ट चेंज हो रहा है। और इस कंपोनेंट में सिर्फ 2 चीज़ें चेंज होगी, यानी कि ये सेम कोड हम लोग लिखेंगे इसके लिए और सिर्फ उसको कॉल करेंगे जहाँ भी हमें कॉल करना हो। जैसे कि अगर आप यूट्यूब के वेबसाइट पे जाएँगे ना, तो आप वहाँ पे भी कंपोनेंट का यूज़ देखेंगे। ये एक जो आप देख पा रहे हो ना, ये जो कार्ड है एक तरह से, जिसमें ये वीडियो दिखा रहा है और ये टेक्स्ट है, ये सारी टेक्स्ट है। ये सेम स्ट्रक्चर सेम इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि ये कंपोनेंट एक है और ये कॉल हो रही हैं और सिर्फ़ अंदर का जो डायनेमिक डेटा है ना, वो चीज़ें चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है? यानी कि ये कंपोनेंट बेस्ड जो आर्किटेक्चर होता है ना, वेबसाइट को फास्ट बनाता है और रीयूजेबल बनाता है। तो इसमें हम लोगों ने समझा कि यूज़र इंटरफेस क्या होता है एक वेबसाइट का, जो भी फ्रंट एंड पार्ट होता है। और ये देखा कि कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है? तो लेट्स सी व्हाई शुड वी यूज़ रिएक्ट, कि हमें रिएक्ट यूज़ क्यों करना चाहिए? तो फास्ट एंड एफिशिएंट विद वर्चुअल डॉम। तो ये वर्चुअल डॉम क्या होता है जिससे कि वेबसाइट फास्ट और एफिशिएंट होती है? तो इसे समझते हैं हम लोग। आप सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि क्लाइंट और सर्वर क्या होता है। तो क्लाइंट आप खुद को समझ सकते हो, जैसे आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, तो आप एक मोबाइल या आप एक लैपटॉप में देख रहे हो, तो क्लाइंट हो गए आप, ठीक है? और आप रिक्वेस्ट करते हो डेटा के लिए कि मुझे ये वाली वीडियो देखनी है या ये वेबसाइट देखनी है, ठीक है? तो आप रिक्वेस्ट करते हो, तो रिस्पॉन्स में जो सर्वर होता है ना, जहाँ पे डेटा कलेक्ट होता है, यहाँ या फिर जहाँ पे ये सारे लॉजिक्स वगैरह चलते हैं, वो आपको रिस्पॉन्स में वो जिस जिस चीज़ के लिए आप रिक्वेस्ट करोगे,
वो चीज़ आपको रिस्पॉन्स में मिलेगा, ठीक है। और रिस्पॉन्स में देता क्या है ये सर्वर, हमें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड देता है। तो जो हमारा ब्राउज़र होता है, ठीक है, जो हमारा जो जैसे मान लो हम लोग मोबाइल डिवाइस अगर आप यूज़ कर रहे हो या लैपटॉप यूज़ कर रहे हो या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, तो आप ब्राउज़र का यूज़ कर रहे होगे या यूट्यूब का एक एप्लीकेशन है उसको यूज़ कर रहे होगे। तो इंटरनली देखा जाए तो ब्राउज़र जो क्या करता है ना, वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के कोड को देखता है और उसी को डॉम डॉम एक क्रिएट करता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और वही जैसे आप, मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ इस वेबसाइट को, तो द कोडिंग जर्नी का ये जो वेबसाइट है ना, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये तो इसको जैसे ही हमने theCodingJourney.com यहाँ पे URL पे लिखेंगे, तो हमने यहाँ से रिक्वेस्ट किया, ठीक है। हमने यहाँ से रिक्वेस्ट किया कि theCodingJourney.com को मुझे देखना है, इस वेबसाइट को एक्सेस करना है। तो सर्वर, जिस भी सर्वर पे हमारी ये वेबसाइट है, वो सर्वर हमें रिस्पॉन्स में HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड दिया, जो हमारे इस ब्राउज़र में, हमारा ये क्रोम का या ब्रेव का ये जो ब्राउज़र है ना, इसमें जो इंजन है इसका, उसने ये क्रिएट किया, उस HTML CSS जावास्क्रिप्ट कोड को इंटरप्रेट करके ये कोड हमारे लिए बनाया, जो हमें ऐसे कुछ हमारी पूरी वेबसाइट दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लाइंट सर्वर का मॉडल। आप समझो इसमें कि वर्चुअल डॉम क्या होता है। तो जो हमारे वेबसाइट में ये जो हमारा ब्राउज़र है ना, ब्राउज़र में होता है डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बॉडी है, एक डिव है, मेन है, यानी कि ये डॉम बने हैं ना एक हायरार्किकल वे में। तो ये हमारा डॉम कहलाएगा एक तरह से। तो जैसे कि आप देखो यहाँ पे मैंने अभी आपको समझाया ना कि ये कंपोनेंट्स हैं, ये आप एक कंपोनेंट समझ सकते हो, ये इतना एक कंपोनेंट समझ सकते हो, ये कंपोनेंट्स हैं। यानी कि एक वेबसाइट में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हो गया डॉम आपका। और डॉम, ये कंपोनेंट्स जैसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हो गए किसी वेबसाइट्स के, ठीक है। तो ये हो गया अगर विदाउट वर्चुअल डॉम अगर कोई वेबसाइट है, तो इसमें किस तरह सी चीज़ें होती हैं देखो। इसमें जैसे मान लो किसी कंपोनेंट्स में डेटा आया डायनेमिकली, जैसे मान लो ना यहाँ पे डेटा आ रहा है डायनेमिकली बैकएंड से हमारा। तो अब क्या होगा कि हमारी पूरी वेबसाइट्स, जब ये डेटा आएगा ना HTML CSS जावास्क्रिप्ट का, तो हमारे ब्राउज़र के पास जो कि सिर्फ डॉम है, ठीक है। तो ये जब डॉम को जब क्रिएट करेगा ना, तो हमारा ये पेज रिफ्रेश होगा। तो जब पेज हमारा रिफ्रेश होगा, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ये इमेज हो गई या ऑलरेडी जो पहले से भी चीज़ें थी, एलिमेंट्स थी ना, वो दोबारा से री रेंडर होंगी, तब जाके हमें यहाँ पे दिखाया जाएगा, ठीक है। और वर्चुअल डॉम में हमें क्या फ़ायदा मिलता है कि अगर मान लो ना कि हमें बैकएंड से डेटा मिला, ठीक है, बैकएंड से हमें रिस्पांस मिला, और बैकएंड से रिस्पांस मिलने के बाद हमारा जो रिएक्ट है, ये वर्चुअल डॉम ये एक तरह से क्रिएट करता है, जो एक्चुअल में डॉम नहीं होता है, ये वर्चुअल डॉम होता है, ठीक है। काइंड ऑफ डॉम आप समझ सकते हो, इसका ऐसे रेप्लिकेट होता है। तो अब इससे फ़ायदा हमें क्या मिलता है कि जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया कि यहाँ पे आपको अगर कोई डेटा मिल रहा है, सिर्फ यहाँ पे मुझे चेंज करना है। तो जब मैं ये डेटा को दूंगा सर्वर से, जब आएगा ना मेरे पास यहाँ पे, तो वर्चुअल डॉम क्या करेगा ना, वर्चुअल डॉम हमारा सिर्फ इसी जहाँ जिस भी कंपोनेंट्स में हमारा चेंजेस हैं ना, सिर्फ उसी को चेंजेस को वो यहाँ पे रेंडर करेगा। जैसे मान लो ये वाली और हमारी टेक्स्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम जब कोई और टेक्स्ट आएगा ना बैकएंड से, तो सिर्फ ये टेक्स्ट ही यहाँ पे रेंडर होगा। ये जितनी भी ऑलरेडी जो ये रेंडर्ड एलिमेंट्स हैं ना, ये सारी चीज़ जैसे जैसे हैं वैसे ही रहेंगी। और यहाँ तक कि ये चीज़ भी हमारा जो है रिफ्रेश, पेज हमारा रिफ्रेश नहीं होता है, ठीक है। मेन फ़ायदा इसका यही है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, मैं जब अबाउट पे क्लिक करूँगा ना, तो विदाउट पेज रिफ्रेश हुए आपका ये सारा डेटा हमारे पास आ गया, ठीक है। आप देखो, मैं ट्यूटोरियल पे क्लिक किया, ये सारा डेटा आ गया, टेम्पलेट्स पे क्लिक किया, सारा डेटा आ गया। यानी कि जो हमारी डेटा आ रही है ना, वो सिर्फ हमारी डेटा आ रही हैं, और जो हमारी ये कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट में वो चीज़ें रेंडर हो जा रही हैं। और नेक्स्ट देखते हैं रीयूजेबल कंपोनेंट्स। तो इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रीयूजेबल कंपोनेंट्स के फ़ायदे ये होते हैं कि हमारे पास, जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ ना, तो ये जो एक कंपोनेंट्स हैं जिसमें एक इमेज है, टेक्स्ट है और ये कुछ चीज़ें हैं, ये सेम कंपोनेंट्स ये हम लोगों ने 4 बार यूज़ किया, यहाँ पे रीयूज़ हुई हैं। हमें बार-बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। कंपोनेंट्स कॉल करेंगे, और कंपोनेंट्स के प्रॉप्स के थ्रू हम लोग डेटा सेंड कर देंगे कि ये इमेज दिखाना है, ये नेम दिखाना है। तो ये हम चाहे जितनी भी बार बार कॉल करें, ये हमें बार-बार ये कंपोनेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारे फ़ायदा, ये बेनिफिट्स होते हैं कंपोनेंट्स के। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट, जैसे आप स्टैक ओवरफ्लो पे आप जाओगे ना, ऐसे stackoverflow.com, तो ये हमारा एक तरह से कम्युनिटी है, प्रोग्रामर्स की कम्युनिटी होती है, जिस पे आप कोई भी चीज़ आप सर्च करते हो ना,
तो आपको बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स होंगे जो ऑलरेडी वो प्रॉब्लम्स को फेस कर चुके हैं और उसका सॉल्यूशन यहाँ पे देते हैं, ठीक है? तो ये एक फ़ायदा बेनिफिट मिलता है हमें कि एक जो अगर अच्छी कोई लाइब्रेरी होती है ना, तो उसकी कम्युनिटी भी बड़ी होती है। तो रिएक्ट की कम्युनिटी बहुत बड़ी है। एसईओ फ्रेंडली विद सर्वर साइड रेंडरिंग। अब ये एसईओ फ्रेंडली होता है विद सर्वर साइड रेंडरिंग होती हैं। तो सर्वर साइड रेंडरिंग में अगर आप जाओगे ना, तो इसके लिए फ्रेमवर्क हम लोग यूज करते हैं नेक्स्ट जेएस, जो कि ऑन द टॉप ऑफ रिएक्ट जेएस के ऊपर ही ये नेक्स्ट जेएस हमारा बना है। तो रिएक्ट जेएस की ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट जब जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हम नेक्स्ट जेएस की ट्यूटोरियल्स लेके आएंगे, जिसमें हम सर्वर साइड रेंडरिंग के बारे में बात करेंगे। और हाँ, अगर आप जॉब करना चाहते हो वेब डेवलपमेंट के फील्ड में, तो आपके लिए रिएक्ट सीखना सबसे ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि जॉब बहुत सारी हैं और अगर किसी बंदे को रिएक्ट नहीं आता है, तो शायद उसे वेब डेवलपमेंट का जॉब पाने में मुश्किल हो सकती है। तो अगर आप वेब डेवलपमेंट के फील्ड में जॉब करना चाहते हो, तो आप रिएक्ट सीख सकते हो। तो नेक्स्ट अब चलते हैं, हम लोग अपना देखते हैं कि हाउ रिएक्ट वर्क्स। मैंने ऑलरेडी बताया कि रिएक्ट यूजेस वर्चुअल डॉम फॉर एफिशिएंट अपडेट्स। जैसे किसी भी तरह की अपडेट्स हमारी वेबसाइट्स में या एप्लीकेशन में होंगी, तो सिर्फ उसी एक अपडेट को रेंडर करके वो हमें एप्लीकेशन पे यूआई पे शो कर देगा, ठीक है? हमें मतलब दोबारा से हमें हमारा पेज जो होता है रिफ्रेश नहीं होता है। तो ये होता है रिएक्ट यूज वर्चुअल डॉम फॉर एफिशिएंट अपडेट्स। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ओनली अपडेट्स नेसेसरी पार्ट्स ऑफ द यूआई, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज़ें बताया है। इंश्योर फास्ट रेंडरिंग एंड बेटर परफॉर्मेंस। गेटिंग स्टार्टेड विद रिएक्ट। सबसे पहले आपके कंप्यूटर में नोड जेएस इंस्टॉल होना चाहिए। तो नोड जेएस इंस्टॉल करने के लिए आप सबसे पहले नोड जेएस की वेबसाइट्स पे जाइए। नोड जेएस डॉट आर्ग की वेबसाइट दिखेगी, आप यहाँ पे जाओ। जो भी आपके पास सिस्टम है, जैसे कि विंडोज़ हो गई या फिर मैक, लिनक्स, या जो भी आपका जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल जब आप कर लेंगे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी इसमें अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है, तो मैं दिखाता हूँ कि आपको ऐसे वेरीफाई कैसे करना है कि वो नोड जेएस इंस्टॉल हो चुका कि नहीं, ठीक है? उसके लिए आपको कमांड रन करना है, नोड माइनस भी करके। तो चलिए हम लोग एक बार इसे देखते हैं, इस कमांड को रन करके, कि हमारे सिस्टम में नोड वर्जन है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है विंडो प्लस आर। विंडो की के साथ में आप आर को जब क्लिक करेंगे, तो आपको एक पॉपअप ओपन होके दिखाएगा। तो आपको वहाँ पे सर्च करना है CMD, और जब आप CMD सर्च करके ओके करेंगे ना, तो एक आप देखेंगे कि एक नया विंडोज़ ओपन होगा, जो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है? यहाँ पे अगर हम नोड माइनस भी ऐसे करते हैं, नोड का वर्जन हमें देखना है कि नोड वर्जन हम चेक करेंगे, और नोड का वर्जन दिखा दिया यानी कि नोड इंस्टॉल है। अगर नहीं दिखा रहा है तो कुछ इशू है। तो हम इस पे एंटर जब करेंगे, तो ये देखो वर्जन 20 पॉइंट ये दिखा रहा है, यानी कि हमारे जो सिस्टम है इसमें नोड जेएस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और नोड के साथ में हमारा npm भी इंस्टॉल होता है, जो नोड के साथ में ही वो चीज़ें इंटरनली होती हैं, ठीक है? अलग से हमें npm को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखो हमारा npm भी वर्जन इंस्टॉल है इसमें। क्रिएट अ रिएक्ट ऐप। अब हम रिएक्ट ऐप एप्लीकेशन एक क्रिएट करते हैं, ये कमांड को रन करके, एग्जीक्यूट करके, ठीक? रिएक्ट का पहला एप्लीकेशन बनाने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं रिएक्ट जेएस का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है? तो आप रिएक्ट जेएस ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे सर्च करके आप रिएक्ट डॉट देव, या फिर इस वाले आप जो वेबसाइट देख रहे हो ना, इस पर क्लिक करो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा वर्जन है अभी रिएक्ट का वर्जन 19। तो आप जब यहाँ पे इंस्टॉलेशन वाले पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे रिएक्ट हैज़ बिन डिज़ाइन फ्रॉम द स्टार्ट फॉर ग्रेजुअल एडॉप्शन, यू कैन यूज़ अ लिटिल और, ठीक है? तो यहाँ पे देखो हाउ टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, how to add React to an existing project, how to set up your editor, install React Developer Tools। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके सिस्टम में विजुअल स्टूडियो कोड नहीं है, जिसमें हम कोड अपना करेंगे रिएक्ट का, तो आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं। आप code.visualstudio.com पे आएँ, या फिर गूगल पे आप सर्च कर सकते हो विजुअल स्टूडियो कोड, और वहाँ से आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? और फिर हम चलते हैं अपना नेक्स्ट इंस्टॉलेशन वाले प्रोसेस पे। तो हाउ टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे दिखाता है कि npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप एट द रेट लेटेस्ट, यानी कि ये नेक्स्ट जेएस, अभी हमें जो रिएक्ट है ना, हमें ये सजेशन देता है कि आप नेक्स्ट जेएस के थ्रू
आप इस तरीके से प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन हमें अभी नेक्स्ट.जेएस नहीं सीखना है, हमें अभी बनाना है रिएक्ट के थ्रू प्रोजेक्ट अपना। तो कैसे करना है उसके लिए चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, जिसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो। मैं यहाँ माय फर्स्ट लिखता हूँ। और इस और अगर आप वीएस कोड इंस्टॉल कर चुके होंगे, तो वीएस कोड जब आप ओपन करोगे, तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है? ऐसे दिखेगा। यहाँ से आपको ये वाली फ़ोल्डर को ओपन करना है ना, तो आप चाहें तो यहाँ पे राइट क्लिक करके होम और ऑप्शन पे जाओगे आप, यहाँ पे दिखाएगा ओपन विद कोड। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी आपका ये फ़ोल्डर आपके वीएस कोड एडिटर में ओपन हो जाएगा। या फिर चाहे तो आप इस चीज़ को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप यहाँ पे लाके ऐसे छोड़ोगे, तो ये आपका देखो माय फर्स्ट स्टेप वाले जो वो फ़ोल्डर था ना, आपके उस वाले फ़ोल्डर में आपका ये वीएस कोड ओपन हो चुका है। वगैरह दे सकते हो। ये कुछ शॉर्टकट की वगैरह ये खुद रिकमेंड करता है हमें। आप कहीं भी जाओगे ना जैसे, तो ये शॉर्टकट कीज़ ये खुद ये यहाँ पे रिकमेंड करता है। आप चाहे तो इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे ना, ये आइकन जो है, इस आइकन पे आप देखोगे टॉगल प्राइमरी साइड बार को आप यहाँ से टॉगल कर सकते हैं। ये जो साइड बार है ना, ये हमारा होगा साइड बार, जहाँ पे ये कोड के जितने भी फाइल्स होंगी, यहाँ पे शो होंगी। और ये हमारा है, टर्मिनल पैनल होगा, ठीक। यहाँ पे हम अपना कमांड वगैरह देंगे। तो यहाँ से आप चाहे तो इसे टॉगल कर, यहाँ से आप इजीली इसे भी कर सकते हो। और इसका आपको ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना, कंट्रोल जे, यानी कि कंट्रोल के साथ में प्लस जे अगर आप क्लिक करते हो, तो भी आप टॉगल कर सकते हो। तो यहाँ से हम सबसे पहले अपना कमांड एंटर करते हैं। हम यहाँ पे अपना कमांड देते हैं npx create react app। और आपको मैं बताऊँ कि ये क्रिएट रिएक्ट ऐप है जो, ये ओल्ड हो चुका है। ये जो बिल्ड करने का ये जो टूल है ना, इसके जगह पे वाइट यूज़ होता है। तो अभी हम वाइट के थ्रू भी करेंगे। पहले हम इससे करके देखते हैं, ठीक है? इससे अपना रिएक्ट का एप्लीकेशन बनाएँगे, प्रोजेक्ट बनाएँगे और रन करके भी देखेंगे चीज़। और ये जो है आपका एनपीएक्स, ये हमारा नोड के साथ में ही जो एनपीएम होता है ना, तो एनपीएम में ही ये चीज़ भी एनपीएक्स भी आता है। जो किसी भी, ये जैसे मान लो ये टूल है ना, ये एक तरह से इस चीज़ को रन करने के लिए हमारा ये एनपीएक्स रनर हो जाए, ठीक है? तो ये डायरेक्ट इस चीज़ को रन करेगा विदाउट इंस्टॉलेशन, ठीक है? विदाउट क्रिएट एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए, डायरेक्ट यहाँ से हम रन कर रहे हैं, ठीक है? आप इतना ही समझो। आप सिर्फ अभी यहाँ पे एंटर कर लो ना, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और यहाँ अपना प्रोजेक्ट का नाम दोगे, जैसे माय प्रोजेक्ट। एंटर जब हम करेंगे, तो ये देखो आप, क्रिएटिंग अ न्यू रिएक्ट ऐप। अब यहाँ पर फ़ोल्डर हमारा दिखा दिया कि माय फर्स्ट एप्लीकेशन नाम का जो फ़ोल्डर था, उसके अंदर में ये हमारा माय प्रोजेक्ट नाम से एक और फ़ोल्डर आया। इसके अंदर में आप देखोगे सबसे पहले हमारा पैकेज डॉट जेसन दिखा रहा है। या आपको अगर अलग से कुछ पैकेज इंस्टॉल करोगे, तो आप यहीं से सारी चीज़ों को मैनेज करोगे। पैकेज डॉट जेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल होता है, जिसको हम लोग आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। ये देखो, नोड मॉड्यूल क्रिएट हुआ, जिसके अंदर में जितने भी मॉड्यूल्स होंगे ना, रिएक्ट को रन करने के लिए, रिएक्ट प्रोजेक्ट को, वो सारी की सारी यहाँ पे आप देख सकते हो। इतना बड़ा फ़ोल्डर है ये, ठीक है? तो आप इसके अंदर में कभी ना जाना, ठीक है? इसके अंदर में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती है हमें। वाइट वर्सेस क्रिएट रिएक्ट ऐप। अब इसमें डिफरेंस अगर हम लोग देखें ना, तो ये देखो, बोथ वाइट एंड क्रिएट रिएक्ट ऐप आर वैल्यूएबल टूल्स फॉर बिल्डिंग रिएक्ट एप्लीकेशन, ठीक है? दोनों से हम लोग रिएक्ट एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं। कैटरिंग टू डिफरेंट प्रेफरेंस प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, इफ यू वैल्यू अ क्विक स्टार्ट कन्वेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है? अब इसमें चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें क्या यूज़ करना है? वाइट यूज़ करना है। तो अब हम देखते हैं कि हमने जो अपना जो कमांड दिया था npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई प्रोजेक्ट, इसमें इंस्टॉलेशन के टाइम पे आप देख सकते हो ना, इसमें एरर्स आ रहे हैं। तो ये एरर क्यों आ रहा है, इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं, ठीक है? तो ये देखो, यहाँ पे एरर आप देखोगे कि पीयर रिएक्ट, ये यानी कि कुड नॉट रिजॉल्व डिपेंडेंसी। और ये डिपेंडेंसी किसे चाहिए, यानी कि ये रिएक्ट का वर्जन 18 चाहिए, टेस्टिंग लाइब्रेरी नाम का जो ये है ना, इसे, ठीक है? और हमारा जो ये रिएक्ट का वर्जन है, ये है 19 वर्जन। तो चाहे तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो कि रिएक्ट का 18 वर्जन, यहाँ भी चेंज कर सकते हो रिएक्ट डॉम का 18 वर्जन। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें रिएक्ट 19 सीखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
कि आप चाहे तो ये भी एक फ़िक्स कर सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो कि आप फ़ोर्स लिख सकते हो या लीगेसी पीयर डिप्स करके इसे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है? लेकिन हम ऐसे ना करके हम वाइट के थ्रू अब अपना करेंगे, ठीक है? मैं इसलिए ये चीज़ को दिखाया ताकि अगर आप भी फ्यूचर में ऐसे प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो CLS करो, क्लियर हो जाएगा सारा। npx create void @latest और फिर यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखोगे, माय प्रोजेक्ट, माय प्रोजेक्ट। और जब हम इसे एंटर करेंगे तो आप देखोगे कि ये बोल रहा है ना कि रिमूव एग्जिस्टिंग फाइल्स एंड कंटिन्यू, कैंसिल ऑपरेशन या इग्नोर फाइल्स। तो रिमूव एग्जिस्टिंग जितनी भी है ना, इन सारी फाइल्स को हम लोग यहाँ से एग्जिस्टिंग फाइल्स को रिमूव करते हैं। और फिर ये पूछ रहा है कि आप कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना चाहते हो, तो हम रिएक्ट यूज करेंगे विद जावा स्क्रिप्ट, ठीक है? और आप ये देखो हमारा ये पैकेज डॉट जेसन जो है ये 19 पे है, रिएक्ट रिएक्ट का वर्जन। और इंस्टॉलेशन अभी इसका प्रोसेस पे है, इंस्टॉलेशन हो जाए फिर हम इसे रन करके देखते हैं एक बार। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये कमांड था ना, npx create void @latest माई प्रोजेक्ट, ठीक है, ये रन हो चुका है। और इसमें आप देखो कि ये हमारा विदाउट एनी एरर इंस्टॉल हो चुका। अब हमें ये कह रहा है ना कि cd माई प्रोजेक्ट, यानी कि आप अभी हम लोग हैं ना माई फर्स्ट ऐप वाले इस फ़ोल्डर में हैं। हमें जाना है इस फ़ोल्डर के अंदर, फिर जाके हम अपना सर्वर रन करेंगे, फ्रंट एंड का जो सर्वर है रिएक्ट का। तो cd यानी कि चेंज डायरेक्टरी टू माई प्रोजेक्ट एंटर करेंगे। अब हमारा जो फ़ोल्डर है वो माई प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे ना, देखो एक चीज़ यहाँ पे मैं दिखाऊँ, जब हम लोग क्रिएट रिएक्ट ऐप कर रहे थे ना तो नोड मॉड्यूल वहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट हो चुका था, ठीक है, जिसकी वजह से टाइम लग रहा था। लेकिन यहाँ पे जब हम लोगों ने वाइट वाला जब चलाया ना तो इसमें नोड मॉड्यूल नहीं बना, और इसी वजह से ये तुरंत सेकेंड में ही बन गया ये चीज़। और अब जाके अगर आप देखोगे पैकेज डॉट जेसन में ये सारी चीज़ें डेव डिपेंडेंसीज़ हो गई, या डिपेंडेंसीज़ में आप देखो रिएक्ट का रिएक्ट डॉम, ये वाली चीज़ें हो गई, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम जब ऐसे करेंगे ना कि npm इंस्टॉल, तो जितना भी हमारी डिपेंडेंसीज़ और डेव डिपेंडेंसीज़ हैं इसका हमारे पास एक नोड मॉड्यूल बन जाएगा, जिसमें सारी डिपेंडेंसीज़ जितने भी मॉड्यूल्स हैं सारी मॉड्यूल्स उसमें रहेंगी। ये देखो अब ये प्रोसेस में है। देखो ये हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट बन के रेडी है, नोड मॉड्यूल्स आ गया जिसके अंदर में सारे मॉड्यूल्स वगैरह हो गए। पब्लिक में हमारा ये जो भी है सोर्स में ही ज़्यादातर हम अपना काम करते हैं, ठीक है? और मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे आप देखोगे कि रिएक्ट का वर्जन 18 इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अभी इंस्टॉल हुआ है वाइट के थ्रू करने पे। तो अगर आप चाहते हो कि रिएक्ट का 19 वर्जन यहाँ पे हो जाए रिएक्ट डॉम का, तो आप यहाँ पे ये कमांड जो है npm इंस्टॉल रिएक्ट 19 वर्जन और रिएक्ट डॉम का भी 19 वर्जन, सेम कमांड आप ऐसे करके एंटर जब करोगे तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे ये चेंज हो जाएगी, हमारी रिएक्ट 19 वर्जन में चेंज हो गई, ठीक है? तो अब हम इस प्रोजेक्ट को हमें रन कैसे करना है ये हम देखते हैं, ठीक है? npm रन सेव। और आप पैकेज डॉट जेसन पे जब आप आओगे ना तो यहाँ पे आप देखोगे स्क्रिप्ट, यानी कि ये जो हम कमांड दे रहे हैं ये स्क्रिप्ट यहाँ से हम खुद से भी बना सकते हैं। जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पे बना है कि npm रन देव, जब हम क्या करेंगे तो वाइट हमारा रन हो जाएगा और ये हमारी सर्वर को रन करेगा। बिल्ड बनाने रहेगा तो हमें कुछ इस तरह से npm रन बिल्ड करना होगा, लिंटिंग के लिए हो गया, ये प्रीव्यू के लिए हो गया, ठीक है? तो npm रन और देव पे जब हम एंटर करेंगे तो ये देखो हमारा प्रोजेक्ट जो है लोकल होस्ट पे, यानी कि हमारे सिस्टम में रन हो चुका है। आप डायरेक्ट यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐसे आप कंट्रोल के साथ में जब आप माउस का राइट क्लिक करोगे ना तो डायरेक्ट आप वहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है? जो वेबसाइट हमारी ये रन हो रही है एप्लीकेशन, या फिर आप चाहें तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो चलो हम कॉपी पेस्ट करके अपने ब्राउज़र पे देखते हैं कि ये हमारा जो हमने जो पहला अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाया है ये दिखेगा कैसे। टेस्ट इसे रन करते हैं। तो ये देखो हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है कुछ इस तरह से दिख रहा है। हमने इसमें देखा कि प्रोजेक्ट को हमें बनाना कैसे है, वाइट के थ्रू। या वाइट का लोगो आप देख सकते हो यहाँ पे। रिएक्ट का पहला एप्लीकेशन हमने बनाया वाइट के थ्रू, वाइट प्लस रिएक्ट यहाँ पे देख सकते हो। काउंट
यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो, जैसे हमने बोला कि ये डायनेमिकली होती हैं चीज़ें, और विदाउट रेंडर का ये जो वर्चुअल डॉम होता है ना, उसके अंदर में सिर्फ इतने दूर का ही जो एलिमेंट है ना वो चेंज हो रहा है। इसलिए देखो सिर्फ यही चीज़ें चेंज हो रही हैं। और यहाँ पे आप देखोगे एडिट्स, अगर आपको इसमें कुछ एडिट करना है तो ये बता रहा है कि आप यहाँ पे सजेशन दे रहा है कि आप यहाँ पे जाके ये सारी चीज़ों को देख सकते हो या चेंज कर सकते हो। तो हम लोगों ने इसमें ये अपना पहला प्रोजेक्ट को बनाया और साथ में रन भी किया, ठीक है, चीज़ों को समझते हुए। और अगर आपको अपना ये जो सर्वर ओपन है इसे क्लोज करना है, तो कंट्रोल के साथ में सी जब आप क्लिक करोगे ना, तो ये देखो, ये जब ऐसे हो जाएगा ना, यानी कि आपका सर्वर अभी क्लोज हो चुका है। और अब अगर हम, हमारा ये जो वेबसाइट था ना, इस पे अगर हम जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। जब हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये हमें दिखेगा कि नॉट फाउंड करके, ठीक है, दिस साइट कांट बी रीच्ड, यानी कि हमारा जो सर्वर है वो क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में ये फाइल स्ट्रक्चर्स जो भी हैं, कौन से फाइल्स किस लिए यूज़ हो रहा है, वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। और रिएक्ट जेएस के आज के इस वीडियो में, इस ट्यूटोरियल का जो रिएक्ट का जो हमारा पहला वीडियो था, इसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा, इस चीज़ को रैप अप करते हैं और देखते हैं, रिवाइज करते हैं उसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि रिएक्ट इज़ अ पावरफुल लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूआई, ठीक है। ये हमारा ओपन सोर्स लाइब्रेरी होता है, जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी, ओपन सोर्स जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी और बिल्डिंग यूआई, यूजर इंटरफेस के बारे में हम लोगों ने देखा, बात किया। और साथ में कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर के बारे में हमने अच्छा से देखा कि कंपोनेंट क्या होता है रिएक्ट जेएस में और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारा वर्चुअल डॉम होता है वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, सबका हमने वर्किंग देखा। और क्लाइंट सर्वर का एक जो मॉडल होता है ना, उस चीज़ को भी हमने समझा। और फिर हमने रिएक्ट जेएस का एप्लीकेशन बनाया वाइट का यूज करते हुए। और फिर एप्लीकेशन को हमने रन करके भी देखा अपने ब्राउज़र पे, ठीक है। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑन कंपोनेंट्स एंड जेएसएक्स, जिसमें हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में और जेएसएक्स क्या होता है डीपली इस चीज़ को गो थ्रू करेंगे।